लेख का नाम बिन बुलाए मेहमान। गालिब कहता है, मैं बुलाता तो हूँ उनको, मगर ए जज्बाए दिल उन पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। यानी अगर उसे बिन बुलाए मेहमानों से कद होती तो ये शेर हमें उसके दीवान में हरगिज न मिलता। गालिब कहता है, मैं बुलाता तो हूँ उनको, मगर मेरा जी तो ये चाहता है कि कोई ऐसी बात हो जाए कि वो बिन बुलाए चले आएं। और सच तो ये है कि बुलाकर किसी के आ जाने में वो मजा कहाँ है जो बिन बुलाए आ जाने में है। लेकिन समझ में नहीं आता क्यों लोगों को बिन बुलाए मेहमानों से खुदा वास्ते का बैर है। आप कहेंगे कि साहब, गालिब ने तो माशूकों के मुतालिक कहा था कि उनका बिन बुलाए आ जाना आशिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। आपने जबरदस्ती ये शेर मेहमानों के साथ चिपका दिया। अच्छा साहब, यूं ही सही, लेकिन नफ्सियात की रोशनी तो मौजूद है। चलिए इसी में बिन बुलाए मेहमानों को देख लेते हैं। ये नफ्सियात का जमाना है। हर चीज आजकल उसी तराजू में तौली और उसी कसौटी पर परखी जाती है। लेकिन बिन बुलाए मेहमानों का नफ्सियाती तजज़िया करने से पहले इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि क्या हर मेहमान को बुलाना जरूरी है। यानी क्या वही आदमी काबिले बर्दाश्त मेहमान होता है जिसको मदऊ किया जाए, खत लिखकर, दावती कार्ड भेजकर, तार देकर या टेलीफोन करके अपने घर बुलाया जाए? इसका जवाब मंतिक की रूह से यही होगा कि ऐसे बुलाए हुए मेहमान जरूरी नहीं कि 100% काबिले बर्दाश्त साबित हों। इसी तरह हम इस नतीजे पर भी आसानी के साथ पहुंच जाएंगे कि बिन बुलाए मेहमान जरूरी नहीं कि 100% नाकाबिले बर्दाश्त साबित हों। वाज़े ये हुआ कि हर बिन बुलाए मेहमान पर नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल का लेबल लगा देना बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये भी ज्यादती है, यानी आप सारी उम्र नहीं बुलाएंगे तो क्या इसका ये मतलब होगा कि आपके यहाँ कोई आए ही नहीं? इसी इंतजार में आदमी सूखता रहे कि आप कब बुलाते हैं, और बफर्ज़े मुहाल मेहरबान होके आपने एक दफा बुला लिया तो उसके बाद आस लगाए बैठे हैं कि देखिए आप फिर कब मेहरबान होके बुलाते हैं। ना साहब, बुलाना कोई जरूरी नहीं। जब भी किसी का जी चाहे चला आए। दोस्तों में ऐसी भी क्या गैरियत। अरबों की मेहमान नवाजी मशहूर है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने ऊंट रवाना करके मेहमानों को बुलाया हो। असल में वो मेहमान नवाजी ही क्या जो बुलाकर किसी आदमी पर आयद की जाए। हम तो अरबों के मुतालिक यही सुनते आए हैं कि उनके मेहमान अक्सर बिन बुलाए ही होते हैं। दिन को या रात को किसी वक्त भी आ निकलते, दरवाजे खुले पाते। हातिम ताई कभी पैदा न होता अगर वहां मेहमानों को बुलाकर उनका मेजबान बनने का दस्तूर होता। अंग्रेजों की रोजमर्रा की जिंदगी बड़ी नपी तुली है। मिनटों और सेकंडों का हिसाब किया जाता है। बिन बुलाए किसी के यहाँ जाना उनके नजदीक बहुत बड़ी बदतमीजी है। यही वजह है कि हातिम ताई के कदो कामत की एक भी शख्सियत उनकी तारीख में नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ हातिम ताई के कदो कामत की शख्सियतें पैदा करने का सवाल नहीं,
हमें तो सिर्फ ये देखना है कि बिन बुलाए मेहमान को सोसाइटी क्यों ऐसी बुरी नजरों से देखती है और मुआशरे में उसकी हैसियत क्यों एक खारिशज़दा कुत्ते से भी बदतर है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये बिल्कुल और चीज है, लेकिन बिन बुलाया मेहमान हरगिज हरगिज मलऊन व मतऊन नहीं होना चाहिए, बल्कि मेजबानों को उल्टा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये उनमें खुद एतमादी पैदा करने के मूजिब होते हैं। और खुद एतमादी, जैसा कि आप जानते हैं, इंसान के किरदार में बहुत ही जरूरी है। जरा गौर फरमाइए, अगर आप किसी बिन बुलाए मेहमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो ज्यादा से ज्यादा 4-5 रोज आपके पास ठहर कर अपनी राह लेगा, तो आप एक ऐसे बड़े नागहानी हादिसे को क्यों कर बर्दाश्त कर सकेंगे जिसका रद्द अमल बरसों जारी रहता है। मुल्क की सियासत में किसी अचानक तब्दीली को आपका जहन कैसे बर्दाश्त करेगा और आप क्यों कर उस तब्दीली के साथ खुद को समो सकेंगे। अगर आप बिन बुलाए मेहमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो माफ कीजिए, मौत के फरिश्ते का क्या कीजिएगा जो हमेशा बिन बुलाए आता है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन ये अमर वाकया है कि हर बिन बुलाए मेहमान की आमद न बुलाने वाले मेजबान में खुद एतमादी पैदा करती है। दावत का ऐलान करके खुर्द व नोश का जुमला सामान तैयार करके 1, 10 या 20 आदमियों को मेहमान बना लेना कोई बड़ी बात तो नहीं। बड़ी बात तो उस वक्त होगी जब आपके फरिश्तों को भी खबर न होगी और 3-4 दोस्त बैक वक्त या यके बाद दीगरे आपके घर आ धमकेंगे और आपको अफरा तफरी में उनके खाने पीने और रहने सहने का इंतजाम करना पड़ेगा। साहबे खाना या मेजबान के सलीके का अंदाजा ऐलान करके दी हुई दावतों और बुलाकर बनाए हुए मेहमानों की खातिर मदारत से बतरीक एहसन कभी नहीं हो सकता। आपकी बेगम साहिबा के, आपके नौकरों के हुस्ने इंतजाम, खुश सलीकगी और रख रखाव का सही अंदाजा सिर्फ उसी वक्त होगा जब आप इम्तिहान के लिए तैयार न होंगे। इंस्पेक्टर साहब बताकर स्कूलों का दौरा करते हैं कि वो फुला दिन फुला स्कूल का मुआयना करेंगे, तो उस दिन उस स्कूल का गलीज तरीन कोना भी साफ होता है। सही मुआयना तो असल में उस वक्त होगा जब इंस्पेक्टर सरप्राइज विजिट पर आ निकलेगा। इंस्पेक्टर तो महज अपने फराइज से सबदकोश होने के लिए मुआयने पर आते हैं, लेकिन बिन बुलाए मेहमान गैर शऊरी तौर पर मेजबानों को अपने फराइज से सबदकोश होने का मौका बहम पहुंचाते हैं। सोसाइटी उन्हें मलऊन व मतून गर्दानती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, इसलिए कि उनका वजूद सोसाइटी के हक में बेहद मुफीद है। यहाँ तक कह चुकने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ और बेझिझक बताना चाहता हूँ कि मैं बुलाने पर किसी के यहाँ आज तक नहीं गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे अक्सर व बेशतर मेजबान मुझसे नाला हैं कि मैं बिन बुलाया धमकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी आदत नहीं बदली, इसलिए कि मुझे इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आती। मैं शायर मिजाज हूँ। ठस वाक़यात और सपाट चीज़ों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शादी, ब्याह और सालगिरह वगैरह की दावतें मेरे लिए बिल्कुल बेकैफ हैं।
वो खेल और तमाशे भी मेरी नजरों में कोई वक़्त नहीं रखते जिनको देखने के लिए आदमी को वक्त का पाबंद होना पड़े। मुझे उस बिस्तर पर कभी नींद नहीं आ सकती जो मेरे लिए खास तौर पर तैयार किया गया हो। वो मेहमान नवाजी मुझे खटकती है जिसमें पहले की तैयारी की हल्की सी झलक भी हो। वो लोग जो मुझे या मेरे मिजाज के आदमियों को हकारत की नजरों से देखते हैं, उनके मुतालिक मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो शेरियत से यकसर खाली हैं। ड्रामे को समझने और उससे हज़ उठाने की सलाहियत उनमें जरा भर नहीं। हादिसात का मुकाबला करने की ताब तो माफ कीजिए उनमें सिरे से होती ही नहीं। ऊंची सोसाइटी की एक खातून थीं जिनके मुतालिक ऊंची सोसाइटी ही में ये मशहूर था कि वो परले दर्जे की मेहमान नवाज हैं। मतलब ये था कि वो हर हफ्ते बिला नागा एक पार्टी दिया करती थीं जिसमें शहर की तमाम ऊंची शख्सियतों को मदऊ किया जाता था। मैं उनके यहाँ जब भी गया बिन बुलाए गया। वो मुझे बहुत ऊंचे दर्जे का बदतमीज समझती थीं और मैं समझता था कि वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की खातून हैं, लेकिन उनके दिल का निचला हिस्सा जहां दर्द मन्नत कश दवा नहीं होता, जहां तीर तमाम कश पर तीर नीम कश को तरजीह दी जाती है, सिरे से मौजूद ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक रात को वो एक बिन बुलाई चूहिया को देखकर बेहोश हो गईं और ये सदमा उन्हें तादमे आखिर रहा कि उनके घर में जहां एक मच्छर निकाल देने पर वो 10,000 रुपए हार देने के लिए तैयार थीं, एक चूहिया निकल आई। मैं अर्ज कर चुका हूं कि ऐसे लोगों में हादिसात का मुकाबला करने की ताब बिल्कुल नहीं होती। उस खातून की जगह जिनका जिक्र मैंने अभी अभी किया है, अगर कोई ऐसी औरत होती जिसके दिल के निचले हिस्से में अगर ख्वाही हयात अंदर खतरजी का जज्बा मोजजिन होता, तो मैं समझता हूँ उस रात महफिल दरहम बरहम होने के बजाय और जम जाती और ऐसे लतीफ़े होते जो सबको तादमे आखिर फरान और शादां रखते। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर आप कभी ऐसे मेज़बान को जिसे बिन बुलाए मेहमानों से चिढ़ हो शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ने के लिए दीजिए। दूसरे पढ़ पढ़ कर सर धुनेंगे, मगर उस पर जर्रा बराबर असर नहीं होगा। इसी तरह फुनूने लतीफ़ा से भी ऐसे शख्स लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते क्योंकि उनमें शय लतीफ़ की कमी होती है। अगर ये कमी न होती तो वो उन तमाम लताफतों को समझ सकते जो बिन बुलाए मेहमानों की आमद के साथ उनके घर में दाखिल होती हैं। आपकी अपनी बीवी के साथ जबरदस्त चख हुई है। वो मुसिर थी कि मैके जाएगी और जरूर जाएगी। आप उसके खिलाफ थे। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि आपने पूरा डिनर सेट गुस्से में टुकड़े टुकड़े कर डाला था और आपकी बीवी नई साड़ी की चिंदी चिंदी करके बैठी रो रही थी। आप 3 बार तलाक कहने वाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और जोर से घंटी बजी। आपने उठकर दरवाजा खोला और क्या देखा कि मैं अपनी बीवी बच्चों समेत खड़ा हूँ। आप चिल्लाए, अरे तुम कहाँ? आपने फिर मेरी बीवी की तरफ देखा और अपने चेहरे पर
कुदरत के तमाम आसार दूर करने की कोशिश करते हुए उसको आदाब अर्ज किया। थोड़ी देर ठिठके फिर जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा और कहा, चलो भाई अंदर, बाहर सर्दी में क्यों खड़े हो। चलिए साहब, हम अंदर दाखिल हो गए। मैंने इधर उधर देखा और पूछा, बेगम साहिबा कहाँ हैं, सो रही हैं? आपने खट से झूठ बोला, नहीं अंदर हैं, जरा तबीयत खराब है। मेरी बीवी ने झट से बुर्का उतारते हुए तशवीश भरे लहजे में कहा, हाय क्या हुआ दुश्मनों को। आपकी बेगम साहिबा ने अंदर कमरे में ये बात सुनी तो जल्दी जल्दी नुची हुई साड़ी की चिंदियां बक्स में डाली और आंसू पोंछती हुई बाहर निकल आई और झट से मेरी बीवी को अपने गले लगा लिया और कुछ इस खूबसूरती से अपने बचे हुए आंसू निकाले कि इस गरीब को भी रोना पड़ा। रात बहुत देर तक बातें होती रहीं। मैंने टूटे हुए डिनर सेट के मुतालिक पूछा तो आपको एक निहायत ही दर्दनाक दास्तान गढ़ के सुनानी पड़ी कि नौकर ने लाख मना करने पर भी सारे बर्तन एक ही तश्त में उठाए और अंधाधुंध मेज के साथ टकराकर सब के सब फर्श पर गिरा दिए। गरीब नौकर को मैं भी आपके साथ गालियां देता रहा। हालांकि साफ देख रहा था कि सीट शिकनी आपका ही काम है, क्योंकि फर्श पर गिरकर प्लेटों के टुकड़े अलमारी तक कैसे पहुंच सकते हैं। फिर सोने के वक्त आपकी बेगम साहिबा ने गलती से अपना बक्स खोला और मेरी बीवी धुनी हुई साड़ी देखकर चिल्लाई, हाय बहन ये क्या। तो आपकी बेगम साहिबा को एक फर्जी कहानी सुनानी पड़ी। इन कमबख्त चूहों ने तो नाक में दम कर रखा है। पिछले महीने मेरा साटन का सूट गारत हुआ, आज ये नई साड़ी। गोलियां डाली, तोसों पर जहर लगा कर रखा, मगर उनसे नजात ही नहीं होती। मेरी बीवी को अच्छी तरह मालूम था कि साड़ी को गारत करने वाली खुद आपकी बेगम है, क्योंकि चूहे फाड़ते नहीं, बोटियां नोचते हैं। लेकिन वो बेचारी आपकी बेगम को चूहे मारने की कई तरकीबें समझाती रही। हम 10 दिन आपके यहाँ रहे। आपको बहुत कोफ्त हुई, इसलिए कि हम बिन बुलाए मेहमान थे। कई दफा हमने आप मियाँ बीवी को आपस में हमारे मुतालिक खुसर फुसर करते सुना कि ये कमबख्त टलते क्यों नहीं। लेकिन अफसोस है कि आपने हमारी बरवक्त आमद के फवायद पर गौर न किया। मैं ऐसी हजारों मिसालें पेश कर सकता हूँ। एक साहब के यहाँ हम 10 रोज ठहरे। उनकी बीवी, उनकी 2 सालियां, उनके 3 बच्चे, सब बला के चटोरे थे। बिल्डिंग के पास से कोई भी खोंचा वाला गुजरे, ठहरा लिया जाता था और सैकड़ों रुपए माहवार हर माह यूं बर्बाद कर दिए जाते थे। साहबे खाना को सख्त शिकायत थी कि खाना कोई नहीं खाता, लेकिन अलम गल्लम चीजें दिन भर खाई जाती हैं। हम सिर्फ 10 रोज उनके यहाँ ठहरे। आप यकीन मानिए, चौथे रोज उन सब का चटोरापन गायब हो गया और वो बकायदा घर का पका हुआ खाना खाने लगे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी आमद के इस इफादी पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है और हम पर बिन बुलाए मेहमान का लेबल चस्पा हो गया। बिन बुलाए मेहमानों के मुतालिक मेरा रवैया बहुत ही अच्छा है। जो आता है बड़े शौक से आए, जब जी चाहे आए। 1 रोज रहे, 10 रोज रहे, 10 महीने रहे, मजाल है जो मेरे माथे पर हल्की सी शिकन भी आ जाए।
ज्यादा आ जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगा, देखिए जनाब, हमारे पास 2 पलंग हैं, आप उन्हें अपनी अक्ल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी फिक्र न कीजिए। सोफा है, उस पर मैं सो जाऊंगा, गद्दा है, उस पर मेरी बीवी आराम से सो सकती है, बच्चे हैं, उनका भी इंतजाम हो जाएगा। वो कहेंगे, नहीं नहीं, इस कदर तकल्लुफ की क्या जरूरत है। तो मैं कहूंगा, बेहतर आप सोफा और गद्दा संभाल लीजिए, लेकिन देखिए, ये रेडियो मैं अपने कमरे में लिए जाता हूं, इसलिए कि रात को अगर आप में से कोई बजाए तो मुमकिन है बाकियों को नागवार मालूम हो। जिस चीज की जरूरत हो आप बाहर से खुद ला सकते हैं। सिगरेट वाले की दुकान गली के नुक्कड़ पर है, दूध का शौक है, 10 कदम और आगे चले जाइएगा, बड़ा अच्छा हलवाई है। जब तक जेब इजाजत देगी मैं अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो करता रहूंगा, लेकिन जब वो जवाब दे जाएगी तो मैं उनसे एक रोज अचानक कहूंगा, लीजिए जनाब, आज से तस्वीर का दूसरा रुख शुरू होता है, हम आपके मेहमान, आप हमारे मेजबान। और अगर मुआमला बहुत ही नाजुक सूरत इख्तियार कर गया तो हम अपने मेहमानों को वहीं घर में छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ बिन बुलाए चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आखिर में उन लोगों से जो कि बिन बुलाए मेहमानों से खुदा वास्ते का बैर रखते हैं, मेरी दरख्वास्त है कि वो और कुछ नहीं तो महज तफरीह के तौर पर ही महीने में एक बार किसी बिन बुलाए मेहमान को अपने यहाँ जरूर बुलवाया करें। लेख का नाम बिन बुलाए मेहमान। लेखक सादत हसन मंटो। वाचक अमित पांडे।